और दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भाई, आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है। एएसओ का जो एग्ज़ाम है यूपीटीपीएससी वो आपका जुलाई में होना तय है। तो जुलाई में उसकी एग्ज़ाम डेट है और स्टैटिक्स आपका उसमें मेन टॉपिक है। तो मैं आज से शुरू करने वाली हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाली हूँ जिससे आपकी जो तैयारी है वो आगे एक लेवल और आगे बढ़ जाए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसका? कोरिलेशन का, सह संबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करना। ये दो चरों के बीच, दो वेरिएबल्स के बीच संबंध ज्ञात करता है। टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यह सांख्यिकी में मापता है कि दो चीज़ें या चर एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए तापमान बढ़ता है तो आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है। यहाँ तापमान और आइसक्रीम के बीच एक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का मान किसके बीच होता है? किसके बीच होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का मान? तो वो होता है तो वो आपका होता है -1 से +1। जी हाँ, -1 से +1 के बीच होता है। कैसे? +1 पूर्ण धनात्मक संबंध, अगर +1 है तो ये पूर्ण धनात्मक सह संबंध है। इसका मतलब है कि अगर एक चर बढ़ेगा तो दूसरा चर भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ये आपका पूर्ण धनात्मक सह संबंध है। फिर आता है, अगर इसका मान होता है 0 तो कोई सह संबंध नहीं है, उनके बीच कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों चरों के बीच कोई संबंध नहीं है, एक के बदलने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर है -1, ये पूर्ण आपका ऋणात्मक सह संबंध है, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा उसी अनुपात में घटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, जैसे अगर गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है तो मंजिल तक पहुंचने का समय आपका कम होता जाएगा। अब पता, जैसे आपको मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर जाना है, आप अरे जितनी स्पीड पे तेज चलाएंगे आपका जो टाइम है वो उतना ही कम आपको लगेगा। आर का मान कभी -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि r इजकल्स टू +1 है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक अनुपात जितने अनुपात में बढ़ेगा, एक एक चर जितना अनुपात में बढ़ेगा दूसरा चर भी उसी अनुपात में आपका बढ़ता जाएगा। जैसे आपकी है आइसक्रीम की बिक्री, जब सह संबंध गुणांक का मान ठीक +1 होता है तो इसका मतलब है कि दोनों चरों के बीच एक आदर्श और सीधा संबंध है। यदि एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर भी बिल्कुल उसी अनुपात में और उसी दिशा में बढ़ता है। यदि आप इसे ग्राफ पर दिखाएंगे तो सभी बिंदु एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि r इजकल्स टू -1 है तो इसका क्या अर्थ है? r इजकल्स टू -1 है तो इसका अर्थ है कि ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पूर्ण ऋणात्मक सह संबंध है। जब सह संबंध गुणांक का मान ठीक -1 होता है तो इसका मतलब है कि दोनों चरों के बीच आदर्श लेकिन उल्टा संबंध है। जैसे हमें अभी बताया था कि गाड़ी की स्पीड जितनी तेज़ बढ़ेगी आपका जो टाइम है वो उतना ही कम होता जाएगा। यदि एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर, एक वेरिएबल x है अगर वो बढ़ता है, दूसरा चर है वेरिएबल y है, तो बिल्कुल उसी अनुपात में घटता है। वही एग्जांपल है, आप अपनी कार की गति जितनी बढ़ाएंगे, स्पीड जितनी बढ़ाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगने वाला समय उतना ही घटता जाएगा। यदि आप इसे ग्राफ पर दिखाएंगे तो सभी बिंदु एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि r इक्वल्स टू 0 है तो इसका क्या अर्थ है? r इक्वल्स टू 0 है तो उनके बीच कोई सह संबंध नहीं है, नो लीनियर कोरिलेशन। r इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि दोनों चरों के बीच कोई सीधी रेखा वाला संबंध नहीं, यानी आप एक सीधी रेखा खींचकर उनके संबंध को नहीं दिखा सकते। क्या उनके बीच कोई और संबंध हो सकता है? हाँ, अगर r इक्वल्स टू 0 होने पर भी दो चरों के बीच एक कोई गैर रेखिक, कोई नॉन लीनियर संबंध हो सकता है, जैसे कि एक चक्र या कर्व के रूप में। यही कारण है कि सांख्यिकी में इसे सिर्फ नो कोरिलेशन कहने की बजाय नो लीनियर कोरिलेशन कहना ज़्यादा सही माना जाता है। यदि आप एक स्कैटर प्लॉटर देखेंगे, क्या देखेंगे? एक स्कैटर प्लॉटर देखेंगे तो बिंदु पूरी तरह से बिखरे हुए नजर आएंगे जिससे कोई भी दिशा या पैटर्न नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि r इक्वल्स टू 0.85 हो तो क्या संबंध है? क्या है? r इक्वल्स टू 0.85
5, तो ये -1 से छोटा है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। सहसंबंध गुणांक की ताकत को समझने के लिए सांख्यिकी में एक सामान्य पैमाना माना जाता है। अगर +0.70 से 1 तक है तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा। 0.30 से 0.69 है तो आपका मॉडरेट पॉजिटिव होगा। और अगर 0.00 से 0.29 है तो ये आपका वीक पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव की कैटेगरी में भी 3 है। अगर 0.70 से है +1 तक तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। 0.30 से 0.69 तो आपका मॉडरेट पॉजिटिव है। और अगर 0.00 से 0.29 है तो आपका वीक पॉजिटिव होगा। जो कि 0.85 एक प्लस धनात्मक संख्या है और ये +1 के काफ़ी करीब है, इसलिए दर्शाता है कि दोनों चरों के बीच बहुत गहरा और सीधा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि r इक्वल्स टू 0.92 हो, क्या हो? 0.92 हो, तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। जब -0.992 क्या है -0.92 हो तो संबंध कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। यह एक नेगेटिव ऋणात्मक संबंध है जिसका अर्थ है कि एक चर के दूसरे बढ़ने पर दूसरा घटता है। यह मान -1 के बहुत करीब है। सांख्यिकी में जब भी इस r का मान 0.70 से -1 के बीच होता है तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यानी दोनों चरों के बीच काफ़ी विपरीत संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत और गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से कोरिलेशन का प्रकार नहीं है? कौन से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो नहीं है, ये लेकिन अर्थमेटिक कोई कोरिलेशन का प्रकार नहीं है। सांख्यिकी में सहसंबंध मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। धनात्मक, ऋणात्मक और ज़ीरो। पॉजिटिव जब दोनों चर एक ही दिशा में बदलते हैं, जैसे विज्ञापन पर खर्च बढ़ने से आपका बिक्री बढ़ती है। नेगेटिव क्या है? जब दोनों चरों का विपरीत दिशा में बदलते हैं, जैसे कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। और ज़ीरो क्या है? जब दोनों चरों के बीच कोई रैखिक संबंध नहीं होता, जैसे जूते के आकार और बुद्धिमत्ता का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियर्सन कोरिलेशन किस प्रकार के डेटा के लिए अधिक उपयुक्त है? कौन सा कोरिलेशन? पियर्सन कोरिलेशन किस प्रकार के डेटा के लिए अधिक उपयुक्त है? तो वह क्वांटिटिव डेटा। कौन सी? क्वांटिटिव डेटा, मात्रात्मक या संख्यात्मक डेटा के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। पियर्सन सहसंबंध गुणांक का उपयोग दो चरों के पियर्सन कोरिलेशन होता क्या है? पियर्सन सहसंबंध गुणांक का उपयोग दो चरों के बीच रैखिक संबंध को मापने के लिए किया जाता है। इसके लिए डेटा का कंटिन्यूस और क्वांटिटेटिव होना ज़रूरी है, जैसे अंतराल पैमाना, इंटरवल स्केल जैसे तापमान हो गया, अनुपात पैमाना, रेशो स्केल जैसे ऊंचाई, वजन, आय या अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन किस पर आधारित है? कौन सा? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन किस पर आधारित है? वह आपके रैंक पर। किस पर आधारित है? रैंक पर आधारित है। रैंक का प्रयोग क्यों किया जाता है? जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह विधि डेटा के वास्तविक मूल्यों के बजाय उनके क्रम रैंक्स यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि के बीच के संबंध को मापती है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब हमारा डेटा गुणात्मक क्वालिटेटिव हो। कब किया जाता है? जो हमारा डेटा गुणात्मक हो, क्वालिटेटिव हो, जिसे नंबर्स में नहीं मापा जा सकता बल्कि एक ऑर्डर या रैंक में रखा जा सकता है, जैसे सुंदरता पर प्रतियोगिता के परिणाम, ईमानदारी की रैंकिंग या किसी चीज़ को दी हुई प्राथमिकता। क्या फ़ायदा होता है इसका? यह विधि डेटा में मौजूद आउटलेयर्स से प्रभावित नहीं होती, बल्कि क्योंकि यह केवल उनके क्रम को दिखती है। जो असामान्य रूप से बहुत बड़े या छोटे नंबर को नहीं देखती है, यह केवल उनके क्रम को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि दो चरों में एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, ये कौन सा संबंध है? ये आपका है पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा है? ये आपका है पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध। सहसंबंध जो यह तब होता है जब दोनों चर एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, यानी अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, यदि एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। मान लीजिए जैसे पढ़ाई में लगाने वाला समय बढ़ता है, परीक्षा में आने वाले अंक भी आपके बढ़ते हैं। मतलब आप मेहनत करेंगे तो आपके नंबर आने के चांसेस भी आपके ज़्यादा होंगे। नेगेटिव क्या है कि अगर एक आपका बढ़ेगा तो दूसरा आपका घटेगा। और ज़ीरो क्या है? इनके बीच कोई रैखिक संबंध नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि दोनों चरों में एक बढ़ता है दूसरा घटता है तो कौन सा कोरिलेशन है? अभी बताया था कौन सा, नेगेटिव कोरिलेशन। कौन सा? नेगेटिव कोरिलेशन। यह तब होता है जब दोनों चर एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा आपका घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का सूत्र किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है? किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है इसका स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का सूत्र? तो क्या जाता है रैंक्ड डेटा। किसमें? रैंक्ड डेटा। जब डेटा को उसके वास्तविक मूल्यों के बजाय एक क्रम या रैंक जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में बदल दिया जाता है तब इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। हम उनके रूपों के आधार पर वैल्यू के आधार पर उन्हें वो करें, अरेंज करें, बल्कि उनके क्रम के आधार पर, जैसे फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है में बदल जाता है, तब इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तब से ज़्यादा होता है जब हमें गुणात्मक विशेषताओं को मापना हो जिन्हें सीधे नंबर्स में नहीं तोला जा सकता, जैसे बुद्धिमत्ता, सुंदरता, ईमानदारी या नेतृत्व। जब रैंक में कोई दोहराव ना हो तब ये इसका सूत्र काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि R इजिकल्स टू 0.35 हो तो क्या संबंध होगा? तो आपका होगा वीक पॉजिटिव। कैसा होगा? वीक पॉजिटिव। अभी बताया था, अगर 0.0 से 0.30 तक हो तो आपका है वीक पॉजिटिव। सांख्यिकी में सहसंबंध गुणांक के धनात्मक माप को समझने के लिए आमतौर पर इस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। बताया था 0.0 से 29 हो तो वेरी वीक है, 0.30 से 69 हो तो वीक है, और 0.70 से 1 हो तो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरिलेशन का क्या अर्थ होता है? तो कोरिलेशन का होता है दोनों चरों के बीच संबंध की मात्रा। दो चरों के बीच संबंध की मात्रा। सहसंबंध केवल एक यह बताता है कि दो चरों के बीच संबंध कितना गहरा है और किस दिशा में है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है जा रहा है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। और आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।